सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को नमस्कार। आ जाइए। हेलो 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 हेलो। आ जाइए सभी के सभी दोस्त। दो बातें करेंगे प्यार से, फिर उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। थैंक यू रचित साहब। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार, दिल से स्वागत। मैं आपका गोपाल वर्मा आप सभी के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, लोग करवा चौथ की बधाई मुझे क्यों दे रहे हैं? करवा चौथ की बधाई देने का क्या ताल्लुक है भाई? करवा चौथ पति पत्नी का एक पर्सनल डिस्कशन है। करवा चौथ का व्रत भाई लोग व्रत बनाते हैं, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे नीरज जैसे नीरज आपका कोई दोस्त पापा बन गया और उसने आपका कोई दोस्त पापा बन गया और आपने उस इंसान को जाके कहा सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसने पलटकर आपको कह दिया सेम टू यू। तो ये तो बड़ा अजीब लगता है, लोग करवा चौथ की बधाई देते हैं। ये पति पत्नी का त्योहार है भाई, हमारा इससे क्या लेना देना भाई, है भाई सुरेश? चलो, थैंक यू एवरीवन। आपके बहुत सारे सवालों का छोटा सा जवाब मैं देना चाहूंगा। पहले मैं आपको छोटे से कायदे की वजह समझाना चाहूंगा, ये छोटा सा परिवर्तन किस वजह से हुआ है। सबसे पहली बात तो आप लोगों का सबसे पहली बात तो सॉरी, मुझे लगता है मुझे सर्दी हो गई। देखो बच्चों, आप लोगों की क्लास आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है और उसके बाद सैटरडे है। 3 दिन का मेरे साथ आप लोगों को मिलकर जो स्लॉट हमें पढ़ने पढ़ाने को मिल रहा है, हम लोग 7 बजे से 9 बजे तक कहानी को ले चलेंगे। और इस टाइमिंग की एक खास वजह है, इस कहानी की एक खास वजह है, आप लोगों का दिवाली का ब्रेक आ रहा है। फाइन, जो दिवाली अब आप लोगों के सामने आ रही है, तो दिवाली के दौरान तो छुट्टियां होंगी, सभी के सभी लोग अपने अपने त्योहार के लिए, सब देखो बड़ा त्योहार है, पूरे वर्ष भर का एक त्योहार है, तो इसके चक्कर में जो छुट्टियां होंगी, अगर मैं मान लूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितने दिन की छुट्टियां आपके लिए अलॉट होती हैं, मान लीजिए अगर 4 दिन की छुट्टियों की मैं बात करता हूं, तो 1.5 घंटे के हिसाब से 4 दिन के हिसाब से मुझे लगता है ये हो गया आपके 6 आवर्स। पहले मैं समझा देता हूँ ये छोटा सा बदलाव क्या है। 3 दिन यहाँ पर अगर मैं आधा आधा घंटा आप लोगों को बढ़ाता हूँ, तो 1.5 घंटा तो यहाँ पर हमारा कंपनसेट हो गया। और मंडे से मैं आप लोगों का एक नया प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करूंगा, वो भी आप लोगों के लिए 2 आवर्स। तो कमिंग वीक के अंदर मैं वो 6 घंटे को किसी भी तरह से कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं कि इस टाइम पर हम लोगों को क्या ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, कल भी हम लोग इसी टाइम पर मिलेंगे और परसों भी इसी टाइम पर हम मिलेंगे। मंडे से हमारा थोड़ा सा बदलाव होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
दोस्तों एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में आज मुझे आप लोगों से बात करनी है और ये टॉपिक जितना पढ़ाएं उतना कम है। मेरे शब्दों को ध्यान रखना, इसे जितना पढ़ाएं उतना कम है, ठीक है ना। इसके लिए तो कबीर सिंह का गाना ज्यादा फेवरेट लगता है कि तुझे कितना पढ़ाएं और हम। इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। थोड़ा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना। इस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। अगर मेरे दोस्तों प्रेपोजिशन को ध्यान से अगर हम समझने का प्रयास करें तो बहुत खूबसूरत है ये टॉपिक और इसमें बहुत सारी बातें जुड़ती चली जाएंगी। सबसे पहले मैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन आपके साथ मिलकर तैयार करूंगा। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, एक बार ध्यान से देखें। A word which relates the position of a word to another word। इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को बड़े ध्यान से सुनना, समझना। अगर आप इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझ गए तो ये कहानी आधी से ज्यादा वैसे ही समझ आ जाएगी। और अगर इसके टॉपिक के इंट्रोडक्शन को ठीक से नहीं समझा तो ये बहुत दूर तक डैमेज करता है आपके क्लोज टेस्ट। कई सारे बच्चे बार बार कहते हैं सर ये करा दो वो करा दो। आपके क्लोज टेस्ट, आपके सेंटेंस फिलर्स, आपके कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, चारों में इसका असर है। तो इसे जितना आप समझने की कोशिश करोगे ये उतना कम पड़ता है और जितनी ज्यादा चीजें मैं इसमें बता सकूंगा उतना ही कम है। ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, मेरे शब्दों को ध्यान रखना। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन एक बार बोलकर देखो ध्यान से, क्या लिखा है। अ वर्ड विच रिलेट्स द पोजीशन ऑफ अ वर्ड टू अनदर वर्ड। पहले तो मैं इसे एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। मैं अगर इस लिखे हुए शब्द की बात करता हूं तो ये वर्ड कौन सा हुआ। ये वर्ड अपने आप में प्रेपोजिशन है। क्या है बेटा, प्रेपोजिशन। और अगर हम रिलेट करने का प्रयास करें तो ये लिखा वर्ड और ये लिखा दूसरा वर्ड। अरे हाँ या ना। जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने इसी प्रेपोजिशन का एक छोटा सा लॉजिक समझने का काम किया था जब हम एडवर्ब पढ़ रहे थे। शायद याद होगा आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जब हम जिक्र कर रहे थे वहां छोटा सा प्रेपोजिशन का जिक्र हमने लिया था कि प्रेपोजिशन काम करती है दो शब्दों की पोजीशन को रिलेट करने में। अब अगर मैं उसी चीज का क्लू वापस लिखने की कोशिश करूं तो एक वर्ड के साथ जोड़ते हैं हम प्रेपोजिशन और दूसरी बात हम लोग लिखते हैं इसके साथ दूसरा वर्ड। तो इन दोनों की पोजीशन को रिलेट करने वाला शब्द कहलाता है प्रेपोजिशन। ठीक है बेटा। अब ये शब्द कौन कौन से हुए इस चीज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से आप समझोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एक एक सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये जो प्रेपोजिशन है, ये जो भी हमारे सामने लिखी प्रेपोजिशन है, ये बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं इस नाउन से पहले। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अगर इसी तरीके की बात हम आगे देखने की कोशिश करें तो कायदा तो अपने आप में यही कहता है। तो बेटा ये जो लिखा है ना हम लोगों ने कि दो वर्ड्स के बीच आकर प्रेपोजिशन उसे रिलेट करने की कोशिश करती है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझा जा सकता है। जिस वर्ड की हम बात कर रहे हैं वो वर्ड या तो हो सकता है नाउन, और क्योंकि नाउन को जो रिप्लेस करने का काम करता है वो कहलाता है प्रोनाउन। तो बच्चों इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप जो भी प्रेपोजिशन यूज करते
करते हैं, इसे बोलने का तरीका सुधारें। बहुत सारे लोग इसे गलत बोलते हैं, कुछ कहता है प्रीपोजिशन, कुछ कहते हैं प्रेपोजिशन। अरे सत्यानाशी इंसान, प्रेपोजिशन। इंग्लिश बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है, प्यार से बोलो, इज्जत से बोलो, अच्छी लगती है। आप इसे लठ मार के बोलोगे डरावनी लग सकती है। प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूँ और अपना मैं क्या जी मैं गोली मार दूंगा। बदतमीज इंसान, बोलना तो सीखो यार। प्रेपोजिशन, फिर से बोलना, प्रेपोजिशन। अब अगर इसकी बात को मैं ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो प्रेपोजिशन का जिक्र हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। इसकी वजह क्या है वो थोड़ी देर में हमें समझ आएगी। फाइन। अब नाउन या प्रोनाउन, ये वाली बात तो मुझे समझ आ ही गई है, ठीक है। ये वो शब्द हुआ नाउन या प्रोनाउन जिससे पहले हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन। अब ये रिलेट किसके साथ हो रहा है, इस शब्द की छानबीन करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस पर अगर मैं ध्यान से देखूं, राम इज इन द क्लास, तो ये इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुई, ये इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुई, ठीक है बच्चों। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद ये जो लिखा हुआ है नाउन, अब ये रिलेट किसको कर रहा है, इसको समझने से पहले एक बार ध्यान से देखें। ये लिखा है हमारे सामने नाउन, अरे बोलो हाँ, ये लिखा है हमारे सामने नाउन, और ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने एक लिंकिंग वर्ब। बता चुका हूं मैं आपको एडवर्ब में, ये हुआ एक लिंकिंग वर्ब। तो बेटा नाउन ये लिखा, लिंकिंग वर्ब ये लिखी, तो ये जो भी कुछ हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अरे हाँ है ना। कुल मिलाकर ये जो क्लास है वो रिलेट कर रही है किसको, इस राम को। अरे हाँ है ना। इसका मतलब आप जिसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो सकता है एक नाउन हो। क्या हो सकता है, एक नाउन हो। हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं भैया, नाउन की जगह हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जिसे आप रिलेट कराने की कोशिश करोगे वो नाउन ही क्या वो प्रोनाउन भी हो सकता है। अरे भाई हाँ या ना, वो नाउन ही क्या वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने लिखे हुए सेंटेंस को फिर ध्यान से समझा। राम अपने आप में नाउन हुआ, केम अपने आप में एक एक्शन वर्ब हुआ, ठीक है। अगर मैं ध्यान से समझूं तो ये जो भी कुछ लिखा है ये प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ ये नाउन हुआ। अब ये जो लिखा हुआ नाउन है क्लास, ये मुझे जवाब दे रहा है केम के लिए, यानी कि अब ये रिलेट करने का काम कर रहा है इस केम को। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि प्रेपोजिशन हम लोग नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करके रिलेट करा सकते हैं इसको एक वर्ब के साथ। किसके साथ कहा बेटा मैंने, एक वर्ब के साथ। इस लिखे हुए सेंटेंस पर काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा देखा, राम अपने आप में सेंटेंस का एक नाउन हुआ, फाउंड एक एक्शन वर्ब हुई, इसी लिखी हुई वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने ये बुक लिखा है। कायदे से ये बुक अपने आप में एक नाउन है। आगे लिखा दिखा मुझे ये प्रेपोजिशन हुआ, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो भी लिखा है वो नाउन। अब ये नाउन रिलेट कर रहा है बच्चों किसको, बुक को। इसका मतलब हम लोग प्रेपोजिशन के बाद लिखे नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करा सकते हैं किससे, नाउन से, ठीक है भाई। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखने का काम करता हूं मैं। लिखा हुआ ये जो भी शब्द हमारे सामने नाउन हुआ, फाउंड अपने आप में एक एक्शन वर्ब, इसी एक्शन वर्ब का जो लिखा है ऑब्जेक्ट ये हमारे सामने नाउन तैयार हुआ। अरे हाँ या ना। अब इसी नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये जो लिखा है सिर्फ बेसिकली एक एडजेक्टिव है। आगे अगर मैं लिखा हुआ देखता हूं तो ये जो भी लिखा है एक प्रेपोजिशन हुई। अरे भाई हाँ है ना। प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ ये जो भी नाउन है बेसिकली ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा है इस सेफ को। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि हम लोग इसी प्रेपोजिशन से पहले एक और चीज यूज कर सकते हैं, और वो हुआ हमारे सामने एडजेक्टिव। अरे हाँ है ना। अब इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ने की कोशिश करें। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द हुआ, सुन रहा है ना तू, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द हुआ जो रिलेट करता है एक शब्द की पोजीशन को दूसरे शब्द के साथ। अब जिस शब्द के साथ ये जुड़ता है वो नाउन या प्रोनाउन होगा। से पहले प्रेपोजिशन यूज करते हैं हम, तो इसकी पोजीशन को हम रिलेट कर सकते हैं नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, वर्ब के साथ, या फिर एडजेक्टिव के साथ। इज माय पॉइंट क्लियर। अब इसी बात को और गहरे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे तो मजा आएगा। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। लिखे हुए इस हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर छोटे छोटे और भी राज जुड़े हुए हैं। लिखे हुए अगर इस सेंटेंस के अंदर मैं देखने का काम करूं, लिखा है राम अपने आप में एक नाउन, ये लिखी है एक लिंकिंग वर्ब। अरे बोलो हाँ। अब ये लिखी है एक लिंकिंग वर्ब, तो ये जो भी हमारे सामने लिखा हुआ है, मैं अगर इसका सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूं वेयर से, किससे, वेयर से। अब अगर वेयर से मैं इसका सवाल पूछने की कोशिश करता हूं तो वेयर
किसे क्वालिफाई कर रहा है? भाई लिंकिंग वर्ब के बाद दो ही चीजें आती हैं, या तो हमें चाहिए नाउन या फिर हमें चाहिए एडजेक्टिव, यानी कि ये वेयर का आंसर सारा का सारा क्वालिफाई कर रहा है इस राम को। इसका मतलब अगर नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है तो ये हुआ एडजेक्टिव। क्या हुआ बेटा? ये हुआ एडजेक्टिव। यानी कि किसी नाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज करके इस पूरे के पूरे फ्रेज को हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव की तरह से। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक कहानी बन गई। प्रेपोजिशन जब नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़कर हम लोग यूज करते हैं तो ये जुड़कर आपस में बनाने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव। क्या बनाने की कोशिश करते हैं? बोल नहीं रहे हो यार? एडजेक्टिव। पहली बात तो ये। अब अगर इस लिखे सेंटेंस को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो यहां पर भी ऐसा ही कायदा शुरू हुआ। राम अपने आप में नाउन हुआ, केम अपने आप में एक एक्शन वर्ब हुआ। अगर मैं इस पूरी की पूरी बातचीत को आपसे सवाल की तरह पूछना चाहूं तो आपने जवाब दिया वेयर। बोलो हाँ। अगर आप लोग यहां पर वेयर का आंसर मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये वेयर का आंसर रिलेट कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है किसको? केम को। इसका मतलब ये वेयर का आंसर देने वाला शब्द हमें एडवर्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ है ना? यानी कि यहां पर नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर ये जो प्रेपोजिशन है इसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है एडवर्ब में, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है पूरा फ्रेज इस केम को। यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर ये प्रेपोजिशन या तो इसे एडजेक्टिव बनाती है या फिर ये इसे बनाने की कोशिश करती है एडवर्ब। दो बातें, दो कंक्लूजन सामने आ गए। अरे बोलो हाँ। ठीक है भाई। अब मेरे सामने ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दोनों को भी थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। सवाल लिखा है मेरे सामने, राम फाउंड द बुक इन द क्लास। राम हमारे सामने लिखे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, फाउंड हमारी एक्शन वर्ब हुई, इसी एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे सामने ये नाउन तैयार हुआ। अगर मैं इस लिखी बातचीत को ध्यान से देखूं, इनके साथ जुड़ा ये पूरा का पूरा क्लास लिखा है, तो ये पूरा का पूरा जो शब्द है, अगर मैं ध्यान से इससे एक सवाल पूछने का काम करूं और ये जवाब देता है मुझे वेयर, तो ये इन द क्लास क्वालिफाई कर रहा है इस बुक को। अब अगर इस बुक को ये क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है तो बुक के मुताबिक तो ये नाउन को क्वालिफाई करते हुए क्या बन रहा है? एक एडजेक्टिव बन रहा है। अरे भाई हाँ है ना? तो चीजों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। अरे हाँ है ना? यानी कि प्रेपोजिशन का यूज हम नाउन या प्रोनाउन से पहले बनाकर या यूज करके उसे यूज कर सकते हैं, या तो एक एडजेक्टिव की तरह से या फिर क्या कहा? एडवर्ब की तरह से। फंक्शन समझ लो, क्योंकि इसके आधार पर ही बहुत प्यारे सवाल कराऊंगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को और देखते हैं। राम हमारे सामने नाउन, फाउंड एक एक्शन वर्ब, आगे लिखा है हमारे सामने ये नाउन, इसी नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द ये लिखा एडजेक्टिव। आगे अगर मैं देखता हूं तो प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ ये हमारे सामने जो भी शब्द है बेसिकली ये क्वालिफाई कर रहा है किस शब्द को? सेफ को। सेफ अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो भैया एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम अगर ये कर रहा है तो इनका मतलब ये पूरा का पूरा जो जुड़कर बना रहा है एडवर्ब। तो भैया हमें ये समझ आया कि नाउन या प्रोनाउन को, फिर सुनना ध्यान से बच्चों, नाउन या प्रोनाउन को अगर प्रेपोजिशन से हम जोड़ते हैं तो या तो ये बनता है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को। या फिर ये मिलकर बनाते हैं एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ। ठीक है बच्चों, पहले एक बार फटाफट से नजरें निकालो, फिर कुछ नई बातें समझाने की कोशिश करूंगा। फिर कह रहा हूं, जिस बच्चे ने प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन ठीक से समझ लिया ये बेड़ा पार है, और जिसने इस इंट्रोडक्शन को नहीं सुना, नहीं समझा, वो बर्बाद है। टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है जी, बड़े ध्यान से इस चीज को देखने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस पहले छोटे से डिस्कशन को समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है जी।
अब मैं चीजों को थोड़ा और आगे जोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना बेटा? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें प्लीज। तो मेरे दोस्तों, इन छोटे छोटे सेंटेंसेस पर और ध्यान लगाते हैं और प्रेपोजिशन की एक बहुत खूबसूरत बातचीत को देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा? एक्सटेंडेड लेक्चर इसीलिए लगाया है ताकि चीजों को अगर हम शुरू करना चाहें तो बहुत दूर तक लेकर जाना है। फाइन, हल्की फुल्की बातें हमें नहीं करनी आती, राइट? और मैं आज आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। हम अपनी क्लास में प्रेपोजिशन को इस मुकाम पर तब सीखते हैं जब आप लोगों का नाउन क्लियर है, प्रोनाउन क्लियर है, वर्ब के आधार पर कुछ बातें आपकी क्लियर हैं, एडजेक्टिव क्लियर हैं, एडवर्ब क्लियर हैं। अरे हाँ ना? अगर ये सारे टॉपिक आपके क्लियर नहीं है और मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाने शुरू कर दूं तो इसका मतलब मैं बर्बाद कर रहा हूं आपको। मेरे शब्दों का बिल्कुल बुरा मत मानना। मैंने सुना है, मैंने ये चीज देखी भी है कि कई टीचर्स, कई सारे स्टूडेंट्स क्लास के पहले दिन प्रेपोजिशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। भाई साहब पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, एक बच्चा जो बिल्कुल अनमने से ढंग से बैठा है क्लास में, जिसे कोई जानकारी नहीं, उसे पहले दिन पट्टे पे चढ़ा दो, उसे पहले दिन वो चीज पढ़ा दो जिसकी उसे जानकारी नहीं है। तो भाई जिस चीज की उसे जानकारी नहीं, उसे थोड़ा सा भी बताओ, उसे तो वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। बेहोशी तो हमसे पूछो ना कहाँ आती है? बेहोशी वहां आती है जब एक स्टूडेंट को इन सारे के सारे टॉपिक्स की जानकारी हो, तो उसे तब पता चलता है कि भाई साहब प्रेपोजिशन में क्या है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, ना ही मैं किसी के परीक्षण की बात कर रहा हूं। मैं एक चीज जानता हूं, बस अब की बार, आखिरी बार, सीखने की गुंजाइश मत छोड़ो बेटा, ठीक है ना जी? आ जाओ बच्चों, कहानी को समझना शुरू करते हैं। मेरे सामने मेरे सामने लिखा हुआ ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमारे सामने ये लिखा ही अपने आप में एक प्रोनाउन है। सब्जेक्ट कहो यार, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन नहीं होते, तीसरी चीज तो होती नहीं है। आगे हमने समझने की कोशिश की, ये हमारे सामने एक वर्ब है। अरे भाई हाँ है ना? अब अगर इस वर्ब को मैं ध्यान से देखना चाहूं तो एक्शन वर्ब कह लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ही किल्ड व्हाट, आपने जवाब दिया अ स्नेक। क्लियर है बेटा? यानी कि इस वर्ब को ही हमारे सामने लिखे हुए ऑब्जेक्ट की तरीके से लिखा हुआ दिया गया अ स्नेक। अरे हाँ है ना? ये मुझे अगर व्हाट का आंसर दे रहा है तो यानी कि नाउन हुआ। अरे बोल नहीं रहे बच्चों, क्या हुआ? नाउन हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ फिर से देखा, ही हमारे सामने एक प्रोनाउन हुआ, किल्ड अपने आप में एक एक्शन वर्ब हुआ। अरे हाँ है ना? ही किल्ड हुम। अगर हुम के आधार को मैं समझने का प्रयास करूं तो हुम का जो आधार है वो क्या हुआ बेटा? हर। यानी कि ये हुम का आंसर दे रहा है तो ये नाउन नहीं प्रोनाउन हुआ। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की बात करना चाहूं, मेरे सामने लिखा है ही और ये लिखा है डाइड और ये लिखा हर, क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है?
क्या ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में ठीक है? अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो सेंटेंस नॉनसेंस बन रहा है। भाई हाँ है ना। क्यों नॉनसेंस बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। हमारे सामने लिखी हुई हमारे सामने लिखी हुई अगर वर्ब को हम थोड़ा ध्यान से देखें और इसी लिखी हुई वर्ब के ठीक बाद हमें सिर्फ और सिर्फ अगर नाउन या प्रोनाउन को लिखा हुआ देखना है, तो नाउन या प्रोनाउन अगर हमें लिखा हुआ देखना है तो ऐसी लिखी हुई वर्ब्स के ठीक बाद हम कभी भी प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं मानते। कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं लिखी हुई इस सेंटेंस की वर्ब को ध्यान से देखूं तो ही किल्ड, अरे उसने क्या मार डाला, तो सर आपने जवाब दिया असने, यानी कि नाउन हमें चाहिए तो किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। ठीक। अगर मैं कहता हूं ही किल्ड हर, तो ये प्रोनाउन है, किल्ड के बाद नाउन या प्रोनाउन की जरूरत हमें होती है ना। अब अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं ही डाइड हर, आप कहोगे सर ये तो बदतमीजी हो रही है। क्यों? क्योंकि ही के बाद लिखा हुआ ये जो डाइड है यहां तक ही अपने आप के सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है। आप कहोगे सर इस लिखी हुई वर्ब को किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। अरे हाँ है ना। अब किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की अगर जरूरत नहीं है तो मेरे भाई हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, प्रोनाउंस के दौरान, कि हम जब भी प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। भाई क्या यूज करते हैं? अब ये चीज पढ़ी थी हमने। अरे हाँ है ना। इस बात का मतलब निकलते हैं बेटा, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्टिव केस दो ही तरह से आ सकता है, या तो वर्ब के ठीक बाद। ऑब्जेक्टिव केस दो ही तरह से आ सकता है, या तो वर्ब के ठीक बाद, अरे हाँ है ना, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया, प्रेपोजिशन के ठीक बाद। ऑब्जेक्टिव केस दो तरीके से आ सकता है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में ही डाइड, ये अपने आप में ही मीनिंग कंप्लीट है, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस हर का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो लगाकर एक छोटी सी प्रेपोजिशन मैंने इस लिखे हुए छोटे से सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया। अरे हाँ है ना। तो मेरा सेंटेंस तैयार हुआ, ही डाइड विद हर। अरे भाई हाँ है ना। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि अगर हमारे सामने लिखी हुई एक ऐसी वर्ब आती है जिस वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, फिर भी हम अगर आगे कुछ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ देखते हैं तो ऐसे लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं प्रेपोजिशन, और ये जुड़ी हुई प्रेपोजिशन इसे बनाने की कोशिश करती है या तो एडजेक्टिव या फिर बनाती है एडवर्ब। अरे भाई हाँ है ना। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने समझाया कि नाउन प्रोनाउन के साथ जुड़ा प्रेपोजिशन एडजेक्टिव या एडवर्ब बनाती है इसे। इज माय पॉइंट क्लियर? अरे भाई हाँ है ना। अब अगर मैं छोटी सी बात को थोड़ा आगे समझना चाहूं, दो सेंटेंसेस हैं प्रोनाउंस के वक्त हम लोगों ने इन्हें समझा था, मैं फिर समझाना चाहूंगा। रवीना सेंटेंस का डूअर, एंजॉयड हमारे सामने एक वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हमारे सामने लिखा व्हाट, यानी कि ये नाउन अपने आप में हुआ और ये मीनिंग तैयार हुआ कंप्लीट। अरे हाँ है ना। सेंटेंस नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, रवीना एंजॉयड, इस प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा ये नाउन मुझे जवाब दे रहा है वेयर का। अरे भाई हाँ है ना। अब अगर ये वेयर का आंसर दे रहा है पर मुझे तो इस लिखी वर्ब के बाद नाउन की जरूरत है, पर ये तो अपने आप में या तो एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। अरे हाँ है ना। तो नाउन अगर इसके पास लिखा हुआ नहीं मिला, इसीलिए हम लोगों ने शायद इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना सीखा था। भाई बात कुछ पुरानी है, याद आ सके तो बड़ी अच्छी बात है। एक बार फटाफट से इस बातचीत को देख लें।
अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझ पाए तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी आगे मदद करेगी। अच्छा, एक छोटी सी बात दिल में आती है, इसे भी समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने बहुत पहले नाउन पढ़ने की कोशिश की थी। अरे हाँ या ना, छोटी सी बात है, कितनी आसानी से समझ आ जाए, मजा आ जाएगा। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा शब्द लिख कर दिया, ब्रदर इन लॉ। अरे भाई हाँ है ना। और मैंने इस बात के लिए आप लोगों को कहा कि भाई इसका प्लूरल बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, उस समय मैंने आपका बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया, माफ कीजिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। मेरे सामने ये लिखा हुआ एक कंपाउंड है, नाउन के दौरान पढ़ाया है आप लोगों को। मेरे सामने ये लिखा हुआ कंपाउंड है, इसका प्लूरल कैसे बनाया जाए। उस समय एक बहुत छोटी सी बात कहकर बेवकूफ बनाया गया था, और मैंने आपको कहा कि हम अगर किसी भी कंपाउंड का प्लूरल बनाते हैं तो कंपाउंड का प्लूरल बनाने के लिए हम मेजर वर्ड, मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते हैं। ऐसे ही कहा गया था। अगर आज आप इस बात को ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये चीज। थोड़ा ध्यान से इसे देखने की कोशिश करें। ये इन लिखा हुआ है अपने आप में प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये लिखा हुआ आपका नाउन हुआ। दोनों के दोनों किसके मीनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं? ब्रदर। ब्रदर के साथ अगर मैं बात करना चाहूं तो ये नाउन हुआ। अब मेरे भाई, नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा ये नाउन, तो कायदे से ये क्या हुआ? कायदे से ही हुआ एडजेक्टिव। अब कौन मूर्ख इंसान ये कहता है कि एडजेक्टिव के साथ क्या आप प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसके प्लूरल में हमने एस एस या एस नहीं जोड़ने का काम किया। तो प्लूरल बनाने के लिए हमने इसी शब्द का प्लूरल बनाया, ब्रदर्स इन लॉ। तो स्टेट लेवल के एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है कि ये जो लिखी हुई बातचीत है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। बातों को तेरी हम भुला ना सके। छोटी छोटी चीजें कितनी गहरी होती चली जाती हैं। मैं उन लोगों के लिए अफसोस जताता हूं जिन्हें पहले दिन प्रेपोजिशन पर हत्थे चढ़ा दिया जाता है। सीखो प्रेपोजिशन। उन्हें समझ में कुछ आ नहीं रहा, ना नाउन पता ना प्रोनाउन पता, तो ताउड मैं ना उड़। एक खतरनाक इंसान क्लास के अंदर पहले दिन पढ़ाना शुरू कर देता है, ले बेटे सीख प्रोनाउन। अरे मूर्ख इंसान, तुम क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो बच्चों को, बर्बाद कर रहे हो बच्चों को, लिटरली स्पीकिंग। और ऐसी बर्बादी का कोई हिसाब ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बर्बादी तो इस YouTube ने फैला रखी है। जो इंसान YouTube पर फ्री पढ़ा रहा है, समझ लो क्लास के अंदर वो ऐसा बुरा बेवकूफ बनाएगा, बच्चों को बर्बाद करेगा। ये याद रखना सर, ये याद रखना। सीखो, बहुत गहरी चीजें हैं सीखने समझने के लिए। खैर, ये जो भी मैंने आपके सामने अभी तक पेश किया, ये सारा का सारा एक इंट्रोडक्शन रहा हमारी प्रेपोजिशन का। और आप देख सकते हैं मुझे अप्रोक्स 40 मिनट हो चुकी हैं और अभी तक मैं टॉपिक नहीं शुरू कर पाया। क्यों? क्योंकि भैया ये बात ही इतनी गहरी है। क्यों है ये बात इतनी गहरी? अरे भाई साहब, अगर कहानी का शुरुआत हमें अच्छा समझ आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं है। अब हमें समझना है प्रेपोजिशन को कितने दायरों पर हम लोग समझने का काम करेंगे। देखो बच्चों, प्रेपोजिशन को कई दायरों पर हम लोगों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। एक आती है हमारी जनरल प्रेपोजिशन। जनरल प्रेपोजिशन की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो जैसे छोटा सा एक सवाल हमसे पूछा जाता है, इन और एक कहा मैंने एट, इन दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है? सवाल को समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मैंने लिखा, रिया लिव्स ब्लैंक गांधी नगर ब्लैंक दिल्ली। छोटा सा सवाल, अपने आंसर जचाने की कोशिश करें। तो इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को बचपन से बताया गया कि इन और एट प्लेस के लिए जब यूज किए जाते हैं तो इन हम लोग यूज करते हैं
जब हम बताने की कोशिश करते हैं बड़े स्थान के बारे में, और एट हम यूज करते हैं जब हम जिक्र लेकर चलना चाहते हैं छोटे स्थान के बारे में। तो इस लिखी बातचीत में रिया लिव्स जो भी लिखा है छोटा स्थान है, और आगे जो लिखने की कोशिश हुई ये हुआ एक बड़ा स्थान। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फाइन। ये जनरल प्रेपोजिशन है, आपके नॉर्मल सेंटेंस के फिलर्स में इनको पूछ लिया जाता है, फाइन। एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो ये इडियमेटिक तरीके से यूज होने वाली बात हुई, यानी कि वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो इनका जो मीनिंग निकलता है वो इडियमेटिक मीनिंग निकलता है, मुहावरेदार अर्थ होता है। दो चार बातों को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं लुक अप, तो लुक अप का अर्थ निकल कर आता है टू सर्च। अगर मैं कहूं लुक इनटू, तो इसका अर्थ होता है टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों की इसकी पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करा दी जाएगी, आप लोगों को कल इसकी पीडीएफ मिलेगी। बहुत बेहतरीन सिलेक्शन मेरी तरफ से होगा फ्रेजल वर्ब्स का। एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इसकी भी मैं आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा। ठीक है जी। वैसे आज आप लोगों ने अगर मेरा चैनल देखा हो इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, तो उस पर फिक्स्ड प्रेपोजिशन का लेटेस्ट कलेक्शन डाला भी गया है। ठीक है, आप उसे देख भी सकते हैं। और जैसे इसको सवाल की तरह अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हिज सक्सेस। चॉइसेस देने की कोशिश करता हूं। पहली चॉइस ऑन, दूसरी चॉइस ओवर, तीसरी चॉइस ऑफ। तो प्रेपोजिशन कुछ शब्दों के साथ हमेशा फिक्स यूज की जाती है, तो कॉन्फिडेंट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं ऑफ को। क्लियर है, ये वर्ड्स विद फिक्स प्रेपोजिशन हुई। क्लियर होगी बातचीत। और इसके बाद एक दायरा हम लोगों को सीखने को मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कुछ ऐसी प्रेपोजिशन हम लोगों को समझनी होंगी जिनके अंदर मीनिंग हिंदी में निकलते कुछ और हैं, लेकिन कायदा या इंग्लिश हिंदी को नहीं मानती। फाइन, तो चार दायरे हमें इसके कवर करने हैं। ये फिर से कह रहा हूं बच्चों, प्रेपोजिशन जितनी मैं आपको समझाना चाहूं उतनी कम है। क्यों? अभी थोड़ी देर में चीजें समझ आनी शुरू होंगी। पहले इसे एक बार फटाफट से देख लीजिएगा, फिर मैं चीजों को जोड़ना शुरू करूंगा। तो दोस्तों चलिए बातचीत शुरू करते हैं हम लोग जनरल प्रेपोजिशन से रिलेटेड। और प्रेपोजिशन के कई सारे रूप, कई सारे आयाम, कई सारे तरीके हैं। जनरल प्रेपोजिशन का मैं अर्थ आप लोगों को समझाना शुरू करूंगा। जनरल प्रेपोजिशन में सबसे पहले मैं प्रेपोजिशन का जिक्र करूंगा जो प्लेस से संबंधित है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले ऑन, ओवर, above, below,
ठीक है जी, छोटी छोटी ये हमारे सामने प्रेपोजिशन है, पहले इनको समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसको समझाने से पहले एक बात और आपको समझाना चाहूंगा। प्रेपोजिशन को समझने के हम लोगों ने अब तक जो तरीके इजाद किए हैं वो हमारे खतरनाक तरीके हैं, क्योंकि जो इससे पहले हम लोगों ने तरीके अपनाए हैं उन तरीके में सिर्फ प्रेपोजिशन हम सिर्फ हिंदी पढ़ते आए। भाई इनका अर्थ होता है, इनटू का अर्थ होता है, तो ऐसी भयंकर हिंदी हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, किसी को बता दे तो कई दिनों के बाद होश में आए हैं। इनका मतलब अंदर, इनटू का मतलब होता और अंदर है, ऐसे ही अर्थ होते हैं ना नीरज बाबू। तो ये मतलब बड़े परेशानी वाले अर्थ होते हैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। प्रेपोजिशन को समझने के लिए जरूरत है परसेप्शन की। परसेप्शन का मतलब क्या हुआ, अगर आपके दिमाग में वो इमेज बनती है जिसके आधार पर प्रेपोजिशन बनती है तो आसान होगा खेल। आज वो शुरू करते हैं। मैं इस प्रेपोजिशन को समझने के लिए एक छोटा सा चित्र आपके सामने पेश कर रहा हूं। परसेप्शन का मतलब होता है जब एक चित्र आप अपने दिमाग में बनाते हैं। एक छोटी सी मैंने आपके सामने टेबल बनाई है, थोड़ा ध्यान से देखें। और इसी टेबल की अगर मैं बात करूं, इस टेबल पर रखा हुआ है आप लोगों का एक एप्पल, ठीक है जी, और ये रखा आपका आईफोन, तो हो गया ये एप्पल आईफोन यो मैन, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं, ये वो जो आपकी छत पर लगा रहता है, शाबाश, पहचान तो गए होंगे, राइट। और यहां पर इसको खाने के लिए आ रहा है आपका ला ला ला, ठीक है जी, ये आपका हुआ सांप, और ये बैठी है आपकी एक बहुत प्यारी सी श्रीमती, ठीक है जी। अब इनकी पोजीशन को अपन रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और पोजीशन रिलेट करने का मतलब, पहले पोजीशन को रिलेट करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को रिलेट करने की कोशिश करूंगा टेबल से। दोस्तों मैं सेंटेंस नहीं बनाऊंगा शुरुआत में, ठीक है ना। मेरी शुरुआत में सेंटेंसेस का जिक्र नहीं होगा। शुरुआत में हम लोग जो चीज समझने की कोशिश करेंगे वो फ्रेजेस, क्योंकि हमें रिलेट करने सीखने दो वर्ड्स, ठीक। मैं इस फैन को टेबल के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, इस फैन को आपके स्नेक से रिलेट करने की कोशिश करूंगा, इस रैट को टेबल से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो मैं अब अपनी बातचीत शुरू करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से देखें और चीजों को समझें। इस लेक्चर को कम से कम 5-6 बार देखना, बहुत प्यार से चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना जी। और हो सकता है कि मेरे इस लेक्चर के साथ, प्रेपोजिशन को समझने के साथ, आप बहुत गहराई से इंग्लिश को देखने का तरीका बदल जाओ, अदरवाइज आपकी इच्छा है। अगर मैं इन सारे की सारी बातचीत को जोड़ने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखने का काम करें। सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट्स को टेबल के साथ आप रिलेट करते हैं, तो इनमें से कौन सी प्रेपोजिशन जोड़ते नजर आओगे? बिल्कुल ठीक, आपने कहा ऑन। क्यों? ऑन की जब हम बात करते हैं तो ये जोड़ने की कोशिश करता है कंटेक्ट ऑफ सरफेस। क्या चीज जोड़ता है बच्चों? कंटेक्ट ऑफ सरफेस। सरफेस इसे कहते हैं हम, ठीक है। सरफेस मैथमेटिक्स की एक टर्म है, सरफेस बताने की कोशिश करता है, यानी कि एक ऐसा प्लेन जिसकी 2 डायमेंशंस है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, और ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में बढ़ती हैं। मैथ्स के टीचर ने आपको बताया होगा, राइट। इसे हम कहते हैं कंटेक्ट ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ऑन अगर हम कहने की कोशिश करें, ऑब्जेक्ट्स ब्लैंक टेबल, आपने इसे जोड़ा ऑन से, ठीक है। अब हमारे सामने आता है एक दूसरा शब्द ओवर। देखो इस ओवर को समझने का प्रयास करें। मैं यहां हूं, ट्यूबलाइट मेरे सिर पर है, अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करता हूं तो ये हुआ एक पोजीशन, ठीक है। अब अगर दूसरी बात मैं करूं, मैं यहां हूं, एसी वहां है, मैं इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूं, मैं एसी, अगर दोनों को रिलेट करूं मैं ट्यूबलाइट, तो दोनों के अंदर एक फर्क सामने आएगा, दोनों के अंदर एक फर्क सामने आएगा। और फर्क क्या है, थोड़ा ध्यान से समझें। ओवर की जब हम बात करते हैं तो ये तैयार करता है वर्टिकली अबव। क्या तैयार करता है? कोई चीज वर्टिकल ये होती है भाई साहब, ठीक है ना जी। कोई चीज जब इस तरीके से ऊपर हो तो इसे हम वर्टिकल कहते हैं, राइट। और अगर अबव की हम बात करें तो एनीवेयर, ठीक है जी। तो ऊपर हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, ये एनीवेयर हुआ। अब इसके अगर ऑपोजिट की बात करूं तो अबव का एंटोनिम हुआ बिलो, और ओवर का एंटोनिम हुआ अंडर। लिखी हुई छोटी सी बात को जोड़ने का काम करते हैं। फैन और टेबल को अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूं, तो फैन और टेबल को अगर रिलेट हम करने की कोशिश करें
ओवर का हमने यूज किया। फैन को अगर स्नेक के साथ हम रिलेट करने की कोशिश करें तो अबव का जिक्र हमने किया। अब अगर मैं इस रैट और टेबल को आपस में रिलेट करने की कोशिश करूं तो रैट और टेबल को जब हम रिलेट करते हैं तो रैट ये रहा, टेबल ये रहा, और इसी के लिए हमने इसको चुना अंडर के साथ। पहले जो लिखा है इसे थोड़ा सुने, समझें और रिवाइज करें। मुझे लगता है ये वाली बात आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो गई हो। अब इस बात के साथ थोड़ा सा आगे हम चलने की कोशिश करते हैं। दिमाग में एक विचार आया, दिमाग में एक विचार आया, सर मैंने अपने आप को इस ट्यूबलाइट से रिलेट किया। सर मैं आपके दिमाग में इमेजिनेशन, परसेप्शन डेवलप करना चाहता हूं। मैं यहां हूं, ट्यूबलाइट यहां है, मैंने इन दोनों को आपस में रिलेट किया वर्टिकली अब कहकर, भाई हाँ है ना। लेकिन अगर मैं थोड़ा और ध्यान से समझूं तो मैं अगर अपने आप को इस छत से रिलेट करने की कोशिश करूं, अरे हाँ है ना, तो मैं यहां हूं, छत यहां है। अगर और ध्यान से समझूं तो छत तो वहां भी है, छत तो वहां भी है, छत इस कॉर्नर में भी है, छत उधर भी है। इसका मतलब एक चीज बदलती जा रही है कि ओवर की जब हम बात करते हैं तो ओवर होने का मतलब हमें समझ में आता है एक और सेंस जिसे हम कहते हैं बच्चों कवरिंग सेंस। यानी कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज होगी और साथ साथ उसके अंदर कवर करने का एक मीनिंग तैयार होता है। और ये तो हम जानते ही हैं, इसका एंटोनिम अपन क्या बता के आए भाई, अंडर। लॉजिकल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो यहां पर एक इंसान बैठा हुआ है, अरे हाँ है ना। अब इसको लेकर अगर मैं सेंटेंस नहीं सिर्फ वर्ड्स को रिलेट करने की कोशिश करता हूं तो भाई साहब क्या कहोगे, मैन और ट्री को कैसे रिलेट करोगे। मैं फिर पूछ रहा हूं, मैन और ट्री को कैसे रिलेट करोगे, सोचने की कोशिश करो। आप कहोगे सर मैन और ट्री को रिलेट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ट्री और मैन इस तरीके की पोजीशन क्यों बनाए बैठे हैं। अरे हाँ है ना। तो कोई भी इंसान इस तरह से ट्री को अगर मैन से रिलेट करे तो भैया छाया ही उसका पर्पस होगा। अरे हाँ है ना। इसीलिए हम लोगों ने कहने की कोशिश की मैन, और आगे लिखने की बात करते हैं हम अंडर द ट्री। अरे हाँ है ना। अच्छा मान लो अगर मैं थोड़ी सी स्थिति बदलने की कोशिश करूं और यहां पर एक स्ट्रीट लैंप मैं लगाने की कोशिश करूं, ट्री हटाकर, और मैंने लिख दिया आपके लिए स्ट्रीट लैंप, तो क्या कहोगे। अरे तो क्या कहोगे, तो भी अंडर ही कहोगे। क्यों, क्योंकि भैया कोई भी इंसान इस रोशनी के प्रेजेंस में अगर बैठता है तो यानी कि स्ट्रीट लैंप ने इसकी प्रेजेंस को कवर किया है। इसी बात को दूसरे तरीके से समझते हैं। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हो, वहां पर लिखा हुआ मिलता है यू आर ब्लैंक सीसीटीवी सर्वेलेंस, लिखा मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है, ऑब्वियसली आप कहोगे अंडर। अब अंडर कहने का मतलब क्या हुआ, सर कैमरा तो कहीं और लगा हुआ है, कैमरा तो कहीं और लगा हुआ है, आप यहां खड़े हुए हैं, अबव बिलो तो हुआ नहीं। कैमरा भले ही कहीं और है पर आपकी प्रेजेंस को कवर किया जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है। मैं एक और सेंटेंस अगर लिखने की कोशिश करूं, वी आर ब्लैंक द स्काई, क्या कहोगे भाई, ऑब्वियसली अंडर ही कहोगे। क्यों कहोगे अंडर, क्योंकि स्काई हमारी प्रेजेंस को कवर कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्काई सिर्फ ऐसे है, गलत जा रहे हो बेटा। स्काई आपका इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ठीक है जी, तो ये आपकी प्रेजेंस को कवर कर रहा है। क्लियर है। अच्छा एक सेंटेंस परीक्षा ने दिया, पुट द ब्लैंकेट ब्लैंक
द बेबी। एक चॉइस दी हमें ऑन, एक चॉइस दी अबव, एक चॉइस दी ओवर। चूज द आंसर प्लीज। अब अगर हम इस ओन की बात करते हैं तो ओन का परसेप्शन क्या बनता है, क्या इसका दिमाग में इमेज बनता है? आपको ऐसा लगता है कि बेबी बेड पर है और आपने क्या किया, किसी भी ब्लैंकेट को फोल्ड करके उस बच्चे पर रख दिया। कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस मेंशन कर रहे हो ना, तो मीनिंग जच तो रहा है पर जचने से ज्यादा ये नॉनसेंस लग रहा है। इज माय पॉइंट क्लियर? फिर मैंने कहा अबव। अबव कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि बेबी कहीं है और ब्लैंकेट कहीं और है। ये दोनों आपस में नॉनसेंस तैयार कर रहे हैं। तो ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हुआ, ओवर। क्यों? क्योंकि ओवर का मीनिंग क्या समझ आ रहा है, कवरिंग सेंस। एक बार नजरें निकालें फिर आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन को समझने का बेहतरीन तरीका परसेप्शन। और जिनको परसेप्शन की जानकारी नहीं, बर्बाद है वो। रटो हिंदी, पढ़ो हिंदी, और भैया क्वेश्चंस नहीं, हिंदी पे हिंदी लगाते चले जाओ। राइट? खैर, मैं तो आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा, चीजों को बेटा समझने का प्रयास करें। दो प्रेपोजिशन हम लोग लेकर चलने की कोशिश करेंगे, एक लिखा इन, एक लिखा ऑन। इन दोनों के मीनिंग में भी फर्क है। अच्छा, ये जो लिखा है ना मैंने बीच में, इसको हम लोग कहते हैं वर्सेस। ये बेसिकली एक लैटिन प्रेपोजिशन है। ठीक है जी, इंग्लिश की प्रेपोजिशन नहीं है। हम इसको उठाकर यूं का यूं इंग्लिश में यूज भले ही कर लेते हैं, ये बेसिकली इंग्लिश प्रेपोजिशन नहीं है। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप मतलब कोई बुक रिकमेंड कर दो। बड़ा मुश्किल लगता है बुक को रिकमेंड करना, हालांकि मेरा अपना रिसर्च वर्क पब्लिशिंग में है, जल्दी आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आप ही लोगों को मैं बताऊंगा। राइट? और पूरी गारंटी है, एरर फ्री होगी, और पूरी रिसर्च में उसमें डाल रहा हूँ। ठीक है? उम्र गुजार दी यार पढ़ाते पढ़ाते, कभी फुर्सत ही नहीं लगी अपने बारे में सोचने की। सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक आप लोगों के साथ हूं मैं। मेरा परिवार मेरे स्टूडेंट्स, मेरी खुशी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे गुस्से का कारण मेरे स्टूडेंट्स, मेरी मोहब्बत का कारण मेरे स्टूडेंट्स। जान लड़ाता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स पर, बिजनेस नहीं है मेरे लिए। नौटंकी पसंद नहीं आती उन लोगों की जिन्होंने इसे बिजनेस बना दिया है। सिलेक्शन तब होता है जब टीचर जान लड़ाता है। और प्रेपोजिशन हमारे सामने एक आती है इन, एक आती है ऑन। इस इन और ऑन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जो इसे समझने समझाने का काम कराएंगे। पहले मैं आपके सामने कुछ बातें लिख देता हूं, फिर चीजों को रिलेट करते हुए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
मैंने आपके सामने कुछ बातें लिखी हैं इन और ऑन को लेकर। पहले एक बार आप अपना दिमाग लगाएं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। आओ इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये इन और ऑन को समझने का प्रयास तो हम कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पहले इस इन के बारे में तो समझ लें। अगर हम इस इन को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इन कई तरह के परसेप्शन बनाती है। आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं? आप अपना पैसा अपनी वॉलेट में रखते हैं। ऑब्जर्व करना, आपके पैसे और वॉलेट में गैप होता है? नहीं। आप अपना फोन कहाँ रखते हैं? आपने कहा सर पॉकेट। पॉकेट फोन रिलेट करते हैं तो इन दोनों चीजों के बीच गैप नहीं होता। और यहां से एक मीनिंग समझ में आता है, जिसे मैंने कहा इनसाइड, और इसके अंदर गैप नाम की चीज नहीं होती। मैं आपको हिंदी से बहुत दूर लेकर जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि टॉप रैंकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी की वजह से ही बर्बाद होते हैं। अगर इस तरीके में कमी नहीं होती तो मैं क्यों नहीं इसको सपोर्ट करता? ठीक है, खैर दूसरे तरीके से इसको समझने का काम करते हैं। एक बात बताओ बच्चों, आप घर और अपने आप को कैसे रिलेट करेंगे? आप घर और अपने आप को कैसे रिलेट करेंगे? घर है कहां? दरवाजा, फर्श, छत, जिस चेयर पर आप बैठे हो, जिस बेड पर आप बैठे हो, घर है कहां? आप कहोगे सर घर तो एक चीज से नहीं, सभी चीजों को मिलाकर बन रहा है। इसका मतलब इनका एक दूसरा मीनिंग समझ आता है, जिसे हम कहते हैं सराउंड, या फिर अगर हम कहें तो इनक्लोज्ड, जो चारों तरफ से हम लोगों को कवर करने की कोशिश करता है। इसमें गैप होता है, ध्यान रखना भाई। इनका एक तीसरा मीनिंग और समझना है। मान लो अगर बारिश आए, रोड पर पानी भर जाए, हारा रा रा रा, आप पानी पर पैर रखो, क्या होगा? छपाक। अरे हाँ है ना। जैसे ही आप पैर रखोगे तो इसका मतलब जो पानी है उसके अंदर आपका जो पैर है वो सबमर्ज, किसी चीज में कोई चीज समा जाए या धस जाए, उस फीलिंग को सबमर्ज कहते हैं। इनसे हुआ। अब मैं इन सारे के सारे फ्रेजेस में, देखो भाई, अगर मैं इनके सेंटेंसेस बनाऊं तो कई साल लग जाएंगे समझने समझाने में। फ्रेजेस में चुटकियों में चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले हमारे सामने एक बात आई, उसे समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है मैन फ्लोर। फ्लोर कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हुआ, हाँ है ना, इसलिए हम लोग चुनते हैं ऑन। मैन स्टूल, मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टूल बनाकर दिखाना चाहूंगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा लंबा बना देता हूं। ठीक है भाई। अब आप अगर इस स्टूल पर बैठने की कोशिश करोगे, आप अगर इस स्टूल पर बैठने की कोशिश करोगे तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस ही तो रखोगे भाई, हाँ है ना। तो कांटेक्ट ऑफ सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑन का यूज हुआ। अब मैं इसको चेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने इस स्टूल की बैक रेस्ट बनाई, तो इसे क्या कहोगे? मान लो अगर इसी चेयर की मैं आर्म रेस्ट भी बना देता हूं तो इसे आप क्या कहोगे? हम लोगों ने एक चेयर और देखी है, इस तरीके की एक चेयर आती है, कुछ याद है? इसी चेयर को हम कहते हैं रॉकिंग चेयर। आप जब अपने ऑफिस में जाओगे, पहले दिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको इस तरह की चेयर मिलेगी।
इसे हम क्या कहते हैं? कुछ लोग इसे वोबली चेयर कहते हैं, कुछ लोग इसे रिवॉल्विंग चेयर भी कह देते हैं। तो कहानी ये कहना चाहेगी कि कितनी सारी चेयर्स हो गई भाई, इतनी सारी चेयर्स के नाम हम कैसे याद रखें? चेयर को लेकर परसेप्शन एक ही बनाकर चलना पड़ेगा, और ये मीनिंग हमारे सामने तैयार करता है, ठीक है? इसलिए हमने इसके लिए चुना इन। कितने सारे लोग हैं, ऑन चेयर कहते हैं, ही सिटिंग ऑन अ चेयर। अरे बदतमीज इंसान, क्यों बेइज्जती कर रहा है भाई इंग्लिश की? मैन बाइक, आप बाइक पर अगर बैठते हो तो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस तशरीफ रखते हो, तो इस हिसाब से ऑन। मैन कार, रिलेट करो, कार है कहाँ? स्टीयरिंग, सीट, दरवाजे, क्या है? सर आप कहोगे सराउंड की बात कर रहे हैं। मैन रेफ्ट, रेफ्ट मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखें भाई। इस तरीके से लकड़ियों को जोड़कर रेफ्ट बनाई जाती है, इसके ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, फाइन। अब वो इंसान इस पर यात्रा करता था, पुराने जमाने की बात है भाई, ठीक है? अब अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये है तो अपने आप के अंदर क्या, कुछ भी नहीं, एक कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस हुआ, इसीलिए यूज किया रेफ्ट। अच्छा, मान लो अगर मैं इसी की साइड वॉल्स थोड़ी थोड़ी सी ऊंची उठा दूं, तो ये क्या बन गया भाई साहब? एक बोट तैयार हुई। तो बोट के लिए सराउंड वाली फीलिंग हुई, इसलिए हमने क्या कहा? इन। आज सर थोड़ा बेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। मैन और लिखा है बेड, यहां लिखा है सिट्स। अगर मैन बेड सिट किया फीलिंग तैयार करते हो तो वो फ्लोर जैसा मीनिंग तैयार करता है या फिर स्टूल जैसा। इसलिए मैन बेड जब सिट के लिए दिया जाता है क्वेश्चन तो ओन का जिक्र करते हैं। मैन बेड अगर वर्क्स की बात कही जाए तो ये भी आपका फ्लोर या फिर स्टूल की तरह मीनिंग तैयार करता है, इसलिए ओन का जिक्र। लेकिन स्लीप की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ आपका सराउंड वाला मीनिंग, इसलिए हम यूज करते हैं इन। अब आया हमारे सामने एक सवाल, मैन ट्री। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक इस तरह की बातचीत कही थी, कुछ याद आ रही है बच्चों? हाँ या ना? और यहां पर बैठा हुआ था आप लोगों का एक शिकारी इंसान। लाओ जी फिर से बना देता हूं, यहाँ पर बैठा हुआ है एक इंसान, ठीक है भाई? अरे हाँ है ना? तो मैन ट्री को हमने रिलेट करने की कोशिश की थी और शब्द लिखा था हमने अंडर। मैंने ठीक लिखा बेटा? अब सवाल इससे अगला थोड़ा अलग हुआ, ये बार बार पेपर पूछता है दोनों के दोनों, क्यों? क्योंकि जिनको हिंदी रटनी है वो बर्बाद है। मैन शेड ऑफ द ट्री। अब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे बच्चों। मैं अगर इस पेड़ की मैं अगर इस पेड़ की छाया को कंसीडर करता हूं तो ये इस पेड़ की छाया हुई भाई, हाँ या ना? और अगर इस इंसान की छाया की मैं बात करूं तो ये इस इंसान की छाया हुई। अब यहां रिलेट किया जा रहा है इस इंसान को नहीं, इस इंसान की इस छाया को इस पेड़ की छाया से रिलेट किया जा रहा है। और अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये हुआ सबमर्ज, ठीक है? इसकी छाया इस पेड़ की छाया के अंदर सबमर्ज होती नजर आई, इसीलिए हम लोग इसके लिए चुनते हैं मैन इन शेड ऑफ द ट्री। क्लियर है? आगे आती है बात बर्ड ट्री। अगर मैं यहां पर ओन का यूज करता हूं तो ओन का यूज तो इस तरीके का मीनिंग तैयार करता है भाई, क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो समझ आता है ओन कहकर तो कंटेक्ट ऑफ सरफेस, पर पेड़ के ऊपर तो सरफेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। पेड़ के ऊपर सरफेस नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं, है ना? इसका मतलब तो कायदा गलत हुआ, ये परसेप्शन बताना ठीक नहीं। मान लो अगर मैं पेड़ की एक ब्रांच की बात करता हूं और इस पर मैंने बैठा दिया आपके बर्ड को, अरे भाई हाँ ना? तो क्या ये बात सेंसिबल है? आप कहोगे बिल्कुल सेंसिबल है। तो इन दोनों को रिलेट करके देखो, क्लियर हो जाएगा। बर्ड ब्रांच ऑफ द ट्री, आपने यहां पर चुना ओन को, क्लियर है? बर्ड ट्री, तो सर रिलेट करने की पोजीशन आ रही है इन, क्यों? क्योंकि इस इन होने का मतलब सराउंड तैयार हुआ। क्लियर है बच्चों? एक बार ध्यान से देख लें।
आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो कहानी को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट के लिए आ जाओ फटाफट से कमेंट्स पर। कहानी तो 9 बजे तक हमारी चलेगी। 2 मिनट के लिए कमेंट्स पर आओ और अब तक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो। प्रेपोजिशन किस तरीके से आप लोगों को समझ आ रही है। देखना चाहूंगा कमेंट्स की क्या हाल चाल है भाई। हम्म वेरी नाइस। मधुर जी तुम बेटे कोई नशा करके बैठे हो क्या? ये क्वेश्चन 43 कहाँ क्वेश्चन 43 है? थैंक यू आफ्ताब जी। यार तुम पागल इंसान हो क्या मधुरजीत? क्वेश्चन नंबर 43 कल की क्लास में बताया था। अपनी वीडियो देखो यार। उस चीज के लिए बार बार हम फालतू थोड़ी बैठे हैं कि उठा उठा के वही चीजों को बार बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो किस लिए है आप लोगों के पास? बेवकूफों वाली बात करते हो यार। वीडियो का मतलब क्या लिखा है? वीडियो का मतलब ये है आप अपनी वीडियो को दोबारा देखें। क्लियर है बात खत्म। नहीं देखा जा रहा ईजीवी डाउट जोन में पोस्ट करें। बेवकूफ वाली बात करने की कोशिश करते हो यार। मैं प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूं। मतलब मैं आपकी तबीयत पूछ रहा हूं, आप अपने गांव के हालचाल सुना रहे हो। कोई नशा तो नहीं करते बेटे? फिनाइल क्यों नहीं पी लेते आप? भाई कई लोग तो सच में इतने मूर्ख इंसान है। मैं बात कर रहा हूँ प्रेपोजिशन की, इनके जवाब किसी और चीज के आ रहे हैं। सच में बहुत तगड़े नशेड़ी बैठे हैं भाई। बैच की टाइमिंग क्या है वो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। बार बार इस चीज के लिए फुर्सत नहीं है बेटा। मैं तो आप लोगों से इसलिए थोड़ा सा रुककर बात करने की कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट देखिए तो सही, जितना पढ़ा है उतना समझ आया या नहीं आया। मुझे इतनी बातों को जानना है। आप बकवासबाजी करेंगे दाएं बाएं की ये वो बकवास, क्या फायदा उन चीजों का? अखिलेश कहता है अब तक एग्जाम में हम बेहोश होते थे, अब की बार एग्जाम को बेहोश कर देंगे। बोलो एक ओंकार। नाइस नाइस।
नीरज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं हो पाते तो एक काम करो बेटा, आप 16 सोमवार के व्रत करो, इससे होगा कुछ नहीं, पर आपके दिमाग में वहम पैदा हो जाएगा कि अब कुछ होगा। ये बेवकूफ इंसान, अपनी वीडियोस को बार बार देखो, नोट्स को रिवाइज करो, एक बार थोड़ी कुछ भी समझ आएगा, 50 बार रिवाइज करो तभी तो चीजें समझ में आएंगी। पता नहीं कहाँ से क्या क्या सवाल दिमाग में उठते हैं। कुछ बच्चों को लगता है मैं गुस्से में डांट देता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे डांटने से तो बस आप लोगों की ये मूर्खानंद वाली हरकतें रुक जाती हैं। एक और बेवकूफ इंसान पैदा हो गया धरती पे। विवेक पूछ रहा है फिक्स प्रेपोजिशन कैसे समझ आएगा। मेरा मन कर रहा है मैं यहीं से मुक्का फेंक के मारूं। अरे बेवकूफ इंसान, पहले ये तो समझ ले यार। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, खड़ी बोली में है ये कहावत, थोड़ा छोड़ घने को भाजे, ना थोड़ा पावे ना पूरा पावे। कि जो लोग थोड़ा समझने के चक्कर की छोड़ के और पूरा समझने के लिए लड़ते रहते हैं ना, ना तो उन्हें थोड़ा समझ आता ना पूरा समझ आता। विवेक नालायक इंसान कह रहा है वो कैसे होगा। अरे बेवकूफ, जो समझा रहा वो तो समझ ले यार। चलो भाई, मूर्खों के सवाल शुरू हो गए हैं वापस। एक ये टेक्निकल नाम है इसका, उल्लू का। ये कहता है न्यूज़पेपर का रीडिंग डालना चाहिए, सजेस्ट। क्या डालूं भाई न्यूज़पेपर का? इतना बड़ा सिलेबस है, ये हो जाए वही बहुत है। आप तो चाहते हो कि पता नहीं क्या हो जाए। प्रैक्टिस बैच जल्दी ही आएगा, प्रैक्टिस बैच अभी नहीं, पहले सिलेबस। जब तक 2-3 बैच कंप्लीट नहीं होते तब तक प्रैक्टिस बैच लाने का कोई फायदा नहीं है। रीजन क्या है कि दूसरे टीचर्स के जो शिकार हैं, जो बेचारे विक्टिम्स हैं, उन्हें मैं मतलब जल्दी से कोप अप नहीं कर पाता। चलिए, अरे नरेंद्र बेटा, 2 दिन की बात है, मंडे से आप लोगों का अलग अलग टाइम हो जाएगा, ठीक है। चिराग, आपको ब्लॉक करवा रहा हूं बेटा मैं, 2 मिनट रुक जाओ बस। चलिए भाई। ओके। चलिए भैया, कहानी आगे लेके चल लेते हैं थोड़ी सी। और
चलिए आगे लेके चल लेते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। तो बातें आगे लेके चलते हैं। सर ये कमेंट्स हटाना। प्रेपोजिशन में हम लोगों ने अभी तक जो समझा, इसी से जुड़ी हुई कई सारी चीजें आगे हमारी और भी जुड़ती चली जाती हैं। तो प्रेपोजिशन को समझने का जो असली मकसद है वो परसेप्शन है। परसेप्शन से जितना अच्छे से समझोगे चीजें रिलेटिवली जुड़ती चली जाएंगी। फाइन, आ जाओ बेटा, थोड़ा सा कहानी को आगे लेकर चल लेते हैं अब हम। दो शब्दों के आधार पर मैं चीजों को जोड़ना शुरू करूंगा, फिर चीजें आगे जुड़ने की इसके साथ साथ अपने आप ही तैयारी करेंगे हम लोग। मेरा नया बैच कब से है नीरज सर? 21 तारीख से है ना? 21 तारीख में एक काम करना, 21 तारीख में एक काम करना, मेरे बैच का ना गेटवे 2 घंटे के लिए आप खोलोगे ना, बस 7 बजे, मतलब 2 घंटे के लिए खोलोगे ना सर? इसमें लिमिटेड सीट्स कर देना, ठीक है ना? और इसके अंदर कोशिश ये करना, जैसे भी ये 15-15 हजार बच्चों के बैच बन रहे ना, इसमें परेशानी है। कुछ बच्चों का हो सकता है कि मतलब वो समझने के लिए नहीं, वो टाइम पास के लिए आते हैं। तो इनका फिल्टर वाला एक ऑप्शन डालना कि वो भले ही कोशिश करें पर उनका एडमिशन ना हो पाए, ठीक है ना? तो उसका एक फायदा होगा कि कम से कम जो इंटेलिजेंशिया है जो बहुत ब्रिलियंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, बस वही मेरे साथ जुड़े। बाकी औरों के लिए तो छोटे मोटे टीचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो अपना उनसे टाइम पास कर लें, उनसे दिक्कत नहीं है इस चीज। हाँ, ये फालतू के जो कमेंट करने वाले ना, इनको लेकर एक बहुत सिस्टमेटिक टीम को बोलना कि उनके एडमिशंस हो ही ना पाए, ठीक है ना? क्लियर है ना? हाँ, चलो। इससे डिस्टरबेंस ये होती है कि जो बेहतरीन स्टूडेंट्स है वो पढ़ ही नहीं पाते। आओ आगे चल लेते हैं। एक बार किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में बैठ के देखोगे ना भाई साहब, तबीयत हरी हो जाएगी। किसी एक पेपर को अगर ध्यान से देख, जिस पर जिंदगी मौत लड़ा कर देखोगे ना भाई साहब, तबीयत हरी हो जाएगी। उस दिन याद आएंगे गोपाल वर्मा सर के शब्द कि यार वो बंदा कहता तो सही है। जो बच्चा पेपर में जाके हिंदी निकालते 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 पूरा टाइम वेस्ट कर देता है, वो घर आकर सोचता है, दिमाग में उसके पत्थर पड़ते हैं कि यार बंदा कहता तो सही है, बर्बाद हो गया मैं उस फला टीचर के चक्कर में, बर्बाद हो गया उसको यूट्यूब के चक्कर में, बर्बाद हो गया उसने ये कह दिया था। मेरी बात समझना बेटा, मेरे तरीके अगर गलत होते तो आज तक हम टॉप रैंक नहीं निकालते बच्चों का, इतने सिलेक्शन नहीं निकालते। और जो दावे ठोकते हैं उनके कोई सिलेक्शन नहीं भाई साहब, सब खोखले बैठे हैं। तरीके आपको बदलने पड़ेंगे, तरीके सुधारने पड़ेंगे, नहीं तो सिलेक्शन भूल जाओ बेटा। और याद रखना, ये एक जंगल राज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिस बच्चे का ये कंटेंट तैयार है ना, वो सरवाइव करेगा, और जिस बच्चे का कंटेंट तैयार नहीं, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी पोस्ट कोई और लेकर जाएगा। जंगल नियम चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जिसमें दम है वो जिएगा, जिसमें दम नहीं वो किसी का भोजन बनेगा। आपके अंदर दम है, अपनी पोस्ट निकालो, अच्छा रैंक निकालो, पसंदीदा जगह पर सिलेक्शन लो। और अगर आपके अंदर दम नहीं है तो कोई और तो सिलेक्शन लेकर जाएगा। और इस भीड़ में
हजार नहीं लाखों लोग हैं। मेरे हर बैच के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है और हर किसी को जो नॉलेज होती जा रही है, और इस बीच बैठे हुए कुछ मूर्खानंद वो इधर से उधर कुछ का कुछ कुछ का कुछ। मेरे को गुस्सा किसी भी बात का नहीं है, दुख इस बात का होता है जो सीख सकते हैं वो सीखने की बजाय बकवासबाजी में पड़े हुए हैं, इस बात का ज्यादा दुख है। अभी मैं देख रहा था ईजीवी डाउट जोन पर वो मूर्खानंद कंजंक्शन की बात पूछ रहा है, क्लास यहाँ चल रही है, उसे कंजंक्शन में मजा आ रहा है। ठीक है, एक एक इंसान कहता है, चिराग कहता है सर टाइम वेस्ट हो रहा है। अबे गधे इंसान, उन लोगों को तो समझाने दे जो सीख सकते हैं। सभी बच्चों का हक है सीखना, सभी बच्चों का राइट है अपना सिलेक्शन लेना। एक तो गवर्नमेंट पॉलिसी ने सब कुछ बिगाड़ रखा है, ऊपर से अगर मैं भी आप लोगों को मोटिवेट ना करूं, मैं भी आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप ना करूं, तो बर्बाद है। फिर किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं भाई? बुरा मत मानो मेरी बातों का बच्चों, इस पर स्ट्रोंग बनाओ पकड़ अपनी। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, वीडियो को कम से कम 5-5 6-6 बार देखो, समझो ध्यान से। मैं जानता हूं कि मेरी स्पीड बिल्कुल प्यारी है, मेरे साथ हर कोई बच्चा सीख सकता है, ना मैं किसी चीज की घास काटता, ना मैं किसी चीज को उड़ाता। बड़े प्यार से आप चीजों को देखते जाओगे, समझ जाओगे, मुश्किल ही नहीं है कुछ। मेरे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, एक एक करके इनके आंसर्स बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस पर आपने क्या कहा अपना बोलकर सुनाए, प्लीज कमेंटबाजी से बचें। दूसरे सेंटेंस पर क्या कहा, तीसरे सेंटेंस पर क्या कहा, और आखिरी सेंटेंस पर आपने क्या कहा। चलिए मेरे भाई, अलग अलग तरह के मीनिंग आप लोगों ने बनाने की कोशिश की। अगर हम इन सभी की बातचीत को समझने की कोशिश करें तो भैया बिटवीन और अमंग, अधिकतर टीचर्स अधिकतर स्टूडेंट्स कह देते हैं सर बिटवीन 2 के लिए होता है, अमंग 2 से ज्यादा के लिए। आप यही गलती कर रहे हो। बात संख्या गिनने की नहीं है, बात कंसीडरेशन की है। हमारे पास संख्या कितनी ही हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास संख्या कितनी ही हो, लेकिन उस संख्या में पार्टिसिपेट करते नजर आए 2 एट अ टाइम। एक बार में 2 का ही जिक्र आए, संख्या कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक बार में 2 ही पार्टिसिपेट करें। और अमंग की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेशन की संख्या 2 से ज्यादा की हो, एक बार में 2 से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अब सवाल को समझना, बहुत प्यार से समझ आएगा। राधा डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी देम, तो इसका मतलब क्या समझ आया? इस देम के 2 मीनिंग हो सकते हैं, या तो ये देम राधा एंड प्रिया की बात कर रहा है, या तो ये देम राधा एंड प्रिया की बात कर रहा है। अब इस हिसाब से तो यहां पर बिटवीन चचता है, और ऐसा भी तो हो सकता है ये देम किसी और लोगों के ग्रुप के बारे में बात कर रही है कि राधा प्रिया, सॉरी यहां पर राधा के साथ मैं प्रिया लिखना भूल गया। ठीक है जी, तो यहां पर यह भी हो सकता है कि राधा एंड प्रिया आए और इन देम यानी कि इन लोगों के बीच आकर उसने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस हिसाब से तो यहां पर इसी देम के साथ हम लोग चाहें तो अमंग भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, दोनों अपनी जगह ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। कंसीडरेशन है ये परसेप्शन से समझ आते हैं, हिंदी लगाए जाओ तुम बेहोश हो जाओगे कई साल तक। क्वेश्चन 2 आता है, ऑल द गेस्ट्स डिस्कस्ड द मैटर ब्लैंक देम। जब डिस्कशन आता है, ऑल की बात कही है, तो डिस्कशन 2 से ज्यादा के बीच हो सकता है, अमंग कहना सेंसिबल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, देयर विल बी मैचेस इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार में कंसीडरेशन 2 की ही होगी, एक बार में 2 ही टीम के बीच मैच खेला जाएगा, ऐसा कोई मैच है ही नहीं जिसमें 3 टीमें एक साथ खेलें। ठीक है जी। अगला सवाल आता है, मेंशन द डिफरेंस। जब हम डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं तो डिफरेंस भी 2 के ही बीच होते हैं, ठीक। तो इसीलिए यहां पर भी हमने तैयार किया बिटवीन। एक बार ध्यान से देखें फिर आगे चलते हैं।
अब इन सभी के सभी सवालों को जवाब करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कहानी कैसे बनी। सबसे पहले इन लिखे हुए शब्दों को मेरे साथ मिलकर बोलना। अधिकतर बच्चे इनको बोलते भी गलत हैं। शब्द लिखा है अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट। फिर से सुने, अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिडस्ट। ठीक है बच्चों, अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो ये बने कैसे हैं, इन्हें थोड़ा सा समझने का काम करें। फाइन, पर उससे पहले इनके सीधी सीधी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। नियम कहता है कि अमंग हो या अमंगस्ट हो, हम इसे हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। एमिड और एमिड्स की अगर हम बात करें तो इसे हम हमेशा अनकाउंटेबल या सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है जी, ये हुआ इनका पहला आधारभूत फर्क। ठीक, अब अगर मैं इस अमंग और एमिड की बात करूं, अगर मैं इस अमंग और एमिड की बात करूं तो इसे हम यूज करते हैं इनिशियल। इनिशियल का अर्थ शुरुआती, कॉन्सोनेंट साउंड, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड। उस शब्द के साथ इनका हम यूज करते हैं जिनके शुरुआती जो ध्वनि है, आवाज है, वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें जिनके साथ एस टी जुड़ा हुआ है, अमंगस्ट, एमिडस्ट, तो इन्हें हम यूज करते हैं इनिशियल वाउल साउंड के साथ। ठीक, अब इनको पहले हम आंसर्स के साथ जोड़ देते हैं, फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। द ओल्ड मैन फाउंड अ रिंग रैकेज। रैकेज अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसका अर्थ होता है मलबा, इसीलिए हम लोगों ने अनकाउंटेबल की वजह से यूज किया एमिड। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज ऑनेस्टी कैन नॉट सर्वाइव देयर डिसऑनेस्टी। अगर मैं कहना चाहूं देयर कॉन्सोनेंट साउंड हुई और डिसऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए हमने इसके लिए भी यूज किया एमिड।
क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज यूनिकनेस, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इटी याद आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन, वाउल साउंडिंग वर्ड, इसीलिए हमने इसके लिए यूज किया amidst. आखिरी सवाल, मिसेस शर्मा डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड 8 वाउल साउंड मेंबर्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसीलिए हमने इसके लिए यूज किया अमंगस्ट. क्लियर है? अब इसको तो समझ लिया हम लोगों ने, फाइन. अब ये हुआ कैसे, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं. ये जो शब्द हैं ये बने कैसे हैं ये देखने की कोशिश करते हैं. इसे समझने की कोशिश करते हैं. देखो बच्चों, रीजन पर लेकर चलता हूं. जब हम इस अमंग की बात करते हैं तो इस अमंग को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ए के साथ जुड़ा है मोंग. मोंग का अर्थ होता है डिमांड. ठीक है जी. और जब आप डिमांड करने की कोशिश करते हैं, जितने भी लोग अगर वो डिमांड करने की कोशिश करते हैं तो इसी वजह से इसका जो मीनिंग तैयार होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करता है. जब डिमांड करेंगे अलग अलग लोग तो सभी के अंदर बंटवारा होना संभव है. और इसी तरीके से अगर हम एमिड की बात करते हैं तो ये बना है ए के साथ मिड जोड़कर. एमिड का मतलब हमें तैयार होता हुआ नजर आता है कि मिड से हम लोगों ने तैयार किया शब्द मिडल. तो इसका मतलब ये जो शब्द है ये बताता है प्लेस या फिर पोजीशन को. अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर आ जाओ, ध्यान से देखना. किसी भी बुजुर्ग इंसान को रिंग मिली रैकेज ऑफ द कार. अब इस रैकेज का मतलब क्या हुआ? मलबे में डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, मलबे में आप प्लेस या पोजीशन बता रहे हो इसलिए एमिड यूज हुआ. डिसऑनेस्टी, डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं, ये तो एक प्लेस की पोजीशन की बात कर रहे हैं. यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बात आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, इसीलिए क्या यूज किया? अमंग्स. एक बार ध्यान से इसे देखें. चलिए भैया आगे चल लेते हैं बात को लेकर. आज बच्चे सोच तो रहे हैं कि सर 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन जब इन लोगों को, बच्चों को, जब ये बैठ के रिवाइज करेंगे ना सारी चीज को और देखेंगे कि 2 घंटा ज्यादा प्रोडक्टिव है, दे विल रियलाइज इट लेटर ऑन कि 2 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट हम कर पाते हैं. फाइन. तो इन्हें महसूस होगा कि सर बहुत अच्छा सोच के चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं. खैर, एक बहुत अच्छी प्रेपोजिशन है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें. इसका नाम मैंने लिखा बाई. ठीक. इस बाई को हम कई तरीके से यूज करते हैं, एक एक करके सुने और समझें. सबसे पहले इसका जो जिक्र है हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज करते हैं और बाई के साथ हम हमेशा डूअर का जिक्र करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, द हाउस वॉज पेंटेड बाई रोहन. तो पैसे बनाने के लिए हमने इस बाई का यूज किया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. फाइन. इसी बाई का अगर मैं एक और तरफ यूज देखने की कोशिश करूं तो बच्चों बाई का हम लोग बताने की कोशिश करते हैं टाइम सोर्स. टाइम सोर्स का मतलब क्या हुआ? समय बताने का साधन. जैसे अभी रात के 12:30 बज चुके हैं. सभी लोगों को घबराहट, 12:30 कैसे हो गए यार, अभी तो 8:45 हुए हैं. है
8:45 हुए, करवा चौथ है, कई लोग तैयारी भी बिठा रहे होंगे, हाँ है ना। अगर ध्यान से समझो इस बात को, तो टाइम सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइम का तब पता चलता है जब कोई टाइम सोर्स हो, इसीलिए इसके साथ हम कंपलसरी जोड़ते हैं आर्टिकल द। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, इट इज 8:45 PM बाय द वॉच। वॉच को हटाकर मैं चाहूं तो क्लॉक भी कह सकता हूं, अलार्म कह सकता हूं, टाइम पीस कह सकता हूं, क्लॉक टावर कह सकता हूं, कितने भी शब्द ले लो, ये सब टाइम सोर्स हैं। ठीक है बेटा। अगर इसी बाई को हम कहने की कोशिश करें तो बाई हमें बताने की कोशिश करता है ट्रेवल सोर्स के बारे में भी। ट्रेवल सोर्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं। जैसे अगर मैं कहना चाहूं, ही केम हियर बाई कार, बाई कार नहीं तो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई शिप। कुछ लोग इसके लिए कह सकते हैं बाई फूट, आप कहना चाहें बाई हॉर्स। थोड़ा सा खूबसूरती से लिख देता हूं, बाई, अगर हम कहने की कोशिश करें और भी चीजें कह सकते हैं, बाई मेट्रो। तो कई सारे बच्चे इस चीज को रटे हुए बैठे हैं और वो कहते हैं सर ये फूट का जो जिक्र है वो गलत है। अगर मैं ध्यान से समझना चाहूं तो बाई के साथ लिखा है कार। अब आप कहोगे सर कार तो है ही ट्रेवल के लिए, अरे हाँ है ना। मुझे अगर कहीं पर भी जाना हो तो मैं आपसे आपकी गाड़ी मांग सकता हूँ, बेटा एक बार गाड़ी दिखाना, मुझे काम से जाना है। आप कहोगे सर लो, गाड़ी है ही चलाने के लिए, है ही अगर ये ट्रैवल सोर्स तो हमें इसके साथ किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो बाई बस ये भी है ट्रेवल सोर्स, बाई ट्रेन ट्रेवल सोर्स, बाई शिप ट्रेवल सोर्स, बाई मेट्रो ट्रेवल सोर्स, लेकिन फूट ट्रेवल सोर्स नहीं है। भाई साहब पैर तो हमारे शरीर के अंग हैं, हम तो चलने के लिए से यूज कर लेते हैं। क्या जिनके पैर नहीं होते वो चलते नहीं है? अरे बोल नहीं रहे भाई, जिनके पैर होते हैं वो चलते हैं, जिनके नहीं होते वो भी तो चलते हैं। तो पैर हमारी खूबसूरती का साधन है, बेसिकली ये ऑर्गन है, इसीलिए हम इसे हटाकर यूज करते हैं ऑन। तो ऑन हम उनके साथ यूज कर रहे हैं जो ट्रेवल सोर्स नहीं है। मैंने कहा हॉर्स ट्रेवल सोर्स नहीं है भाई, हॉर्स एक भगवान की क्रिएशन है, हटाओ इसे ऑन लगाओ। ठीक है जी। तो इसका मतलब हम ऑन यूज करते हैं जो ट्रेवल सोर्स नहीं है। क्लियर है? अब यहां से इसी लिखे हुए सवाल को अगर मैं फिर से देखने की कोशिश करूं और मैं कहूं ही केम हेयर, तो आप क्या कहोगे? तो कहानी बदल गई भाई हमारे सामने। आप अगर यहां पर ट्रेवल सोर्स से पहले, अगर आप ट्रेवल सोर्स से पहले कोई भी आर्टिकल यूज करने की कोशिश करते हो तो भाई साहब ये बाई का जिक्र खत्म हुआ, और अब आप इसको स्पेसिफिक बनाने की कोशिश करोगे या तो इनके साथ या फिर उनके साथ। सो ही केम हेयर इन अ कार। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं ही केम हेयर, ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं अ बस, तो बच्चों ध्यान रखना बस एक फ्लोर की तरीके से काम करने वाली चीज है, इसलिए या क्या कहोगे भाई साहब, ऑन अ बस। ठीक है बेटा, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और पेपर इससे सवाल पूछते हैं। तो छोटी छोटी चीजों की गलत फहमियां दूर करते हुए अच्छा लगता है।
अब देखो ये बड़ी प्यारी चीज है और काफी सारे लोग इसे गलत बोलने की कोशिश करते हैं। मैं पूछूं अगर बिसाइड का अर्थ होता है क्या, तो हिंदी के इतने सारे खतरनाक लोग हैं, सब इसका अर्थ बताते हैं के अलावा। अगर बिसाइड्स के मीनिंग को मैं समझूं तो इसका अर्थ निकलता है, सभी कहते हैं के अलावा। चलो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने कहा ही इज माय फ्रेंड, और आपकी ही लिए मदद के लिए मैंने कहा बिसाइड्स माय नेबर। देखो हो सकता है आपके कैमरे से आउट हुआ पर ये नेबर लिखा है, प्लीज बेहोश ना हो। अब अगर बिसाइड्स की जगह अगर मैं यहीं पर एक्सेप्ट कह दूं तो दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि हिंदी में आप इसको भी के अलावा कह रहे हो तो इसमें भी के अलावा कहोगे। हो गई बेहोशी शुरू। भाई हिंदी में अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मेरे भाई मैं बिल्कुल भी नहीं टोकता कि हिंदी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। इंग्लिश में समझो, क्योंकि ये मजबूरी कहो चाहे आपकी खुशी कहो, सीखना तो पड़ेगा उस तरीके से जिसकी ये भाषा है। अब अगर मैं इस बिसाइड को समझने की कोशिश करूं तो भैया पहले इसके कायदे को देख लो ध्यान से। और बिसाइड बना है बी के साथ साइड। लैटिन प्रीफिक्स में बी का अर्थ निकलता है बाई। क्या अर्थ निकलता है भाई साहब? बाई, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं, कंजंक्शन में पढ़ा था हम लोगों ने, तो बिकॉज का इनफैक्ट मीनिंग समझ में आता है बाई कॉज, ठीक है जी। यानी कि जिसमें कॉज का जरिया आप बताते हो। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं बिकॉज। इसी तरीके से अगर बिसाइड की मैं बात करता हूं तो बाई इसके अर्थ में जुड़ा है, तो बिसाइड का अगर मैं अर्थ तैयार करता हूं तो ये हुआ बाई द साइड ऑफ। अब देखो यहां से एक नई चीज सीख लो बेटा। ये जो बात अब मैं कह रहा हूं इसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। बड़े ध्यान से बोलकर सुनाओ, इसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन का मतलब इस प्रेपोजिशन के बीच लिखा है ये नाउन और आगे लिखा है फिर प्रेपोजिशन। दो प्रेपोजिशन के बीच नाउन, एक से ज्यादा शब्दों को नाउन या एक से ज्यादा शब्दों को मिलाकर जो हम तैयार करते हैं वो कंपाउंड प्रेपोजिशन है। तो बिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ तैयार होता है इन एडिशन टू। तो इन दोनों को अगर कंफ्यूजन आती है भाई उठाओ इनके मीनिंग को जचा दो। राहुल इज अ डॉक्टर इन एडिशन टू अ प्रोफेसर, तो इसीलिए हमने इसका अर्थ तैयार किया बिसाइड्स। राहुल लिव्स बाय द साइड ऑफ, तो यहां पर तैयार हुआ अर्थ बिसाइड। आ जाओ बच्चों। अलोंग, अलोंग विद। अलोंग की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ निकलता है पैरेलल टू समवन या फिर समथिंग, समवन समथिंग। अलोंग विद की अगर हम बात करें तो विद तो बता ही देगा दूसरा, इन द कंपनी ऑफ। कंपनी का अर्थ होता है संगत। अब इस लिखे सेंटेंस पर काम करते हैं। सेंटेंस लिखा है मेरे भाई, रिया इज वॉकिंग मीना रिवर साइड। परसेप्शन तैयार करूं तो ये रिवर आप लोगों की तैयार हुई भाई, इधर आपकी रिया और इधर आपकी इधर आपकी मीना। तो ये दोनों का जो चलना है ये तो हो गया आप लोगों का अलोंग विद, ठीक है, इन द कंपनी ऑफ, ठीक है। और ये दोनों चल रहे हैं रिवर के पैरेलल, तो ये हो गया अलोंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज कैरी योर फोटोग्राफ्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर
अटैच करने की इन द कंपनी ऑफ। ठीक है बच्चों, पहले यहां तक एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आराम से इनको देखिएगा, आपको फुर्सत तब काफी मिल जाएगी पढ़ने की। सर एक बार जरा कमेंट्स लगाना, देखो कितने लोग बेहोश हैं। चलो भाई। आ, अरे वाह, ओह माय गॉड। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों अपनी रिवाइज करो, अब आपकी बात इसके बाद क्लास मैथ्स की होगी, अपनी क्लास मैथ्स की लेके चलें। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।